क्लास है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक सिंबल्स की तरह से होते हैं, जैसे कि आपको किसी वैल्यू को मैनिपुलेट करना हो, ठीक। और वैल्यू को हम एक तरह से ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारा एक सी है, तो मैंने लिखा अगर सी इक्वल ए प्लस बी, तो सी ए एंड बी क्या है, ऑपरेंड्स माने जाएंगे, ठीक है, ऑपरेंड्स या वैल्यूज। देन और ये इक्वल या प्लस सिंबल, ये जो सिंबल्स आप यूज करते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं जो आपकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करना हो, असाइन करना हो, इस तरह के काम करना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उसकी कैटेगरीज डिफाइन की गई है, कितने तरह के आपके ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर एक तरह से क्या होता है कि उसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करता है, टेस्टिंग के लिए यूज करता है, बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है। तो उसके भी यहाँ पे कैटेगरी बन गई कि कौन कौन से तरह के ऑपरेटर्स हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो मेनली क्या होता है कि हमारे तीन कैटेगरीज होते हैं ऑपरेटर्स के, बाइनरी, यूनरी एंड टर्नरी, ठीक। अब बाइनरी में कौन कौन से आ जाते हैं, बाइनरी में, तो बाइनरी में आ जाइए, देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी किसे बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए पहले बाइनरी किसे बोलते हैं, तो बाइनरी क्या होती है, बाइनरी में जो दो ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं, मतलब दो वैल्यूज के साथ यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, तो प्लस क्या है, एक तरह से एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको किस में होता है, बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। तो अरिथमेटिक, वैसे असाइनमेंट, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेटर कैटेगरी में आते हैं। यूनरी का मतलब जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है आपका, टर्नरी ऑपरेटर, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी हम बोलते हैं, या टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, जो तीन ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये ऑपरेटर्स होते हैं। अब फर्स्टली हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, जैसे मैंने कहा ए इक्वल 5 एंड ए इक्वल 8, ठीक, दो वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यूज हैं, तो इसको मुझे ऐड करना हो, तो क्या करेंगे हम, तो हमने लिखा सी आउट, ठीक। तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, या उसका रिजल्ट जो है हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने लिखा अगर सम, तो इन सम लिखा, और मैं यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक, ऐसे कर सकता हूँ। तो इन दोनों का एडिशन किस में स्टोर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा बी, ठीक। तो ए एंड बी, ये क्या होगा, दोनों का सम इसमें स्टोर होगा, या डायरेक्टली आप सम आप उसे डिफाइन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम कैलकुलेशन। तो हमारा इसमें क्या वैल्यू आएगी, जब हम सम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे, हाँ सॉरी एंडल, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, ये मैसेज होगा, ये वेरिएबल होगा। अब मैं रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, समिंग 13, 8 एंड 5 इक्वल 30, ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है, ऐड कर रहा है हमारा, और सब में स्टोर कर रहा है। तो इसमें दो ऑपरेंड्स यूज किए, ऑपरेटर हमने यूज किए, एक प्लस और एक ये इक्वल। तो इक्वल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक। तो हमने अभी प्लस यूज किया, अब इसके साथ साथ हम दूसरा ऑपरेटर अगर यूज करें, जैसे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो सब्सट्रैक्ट क्या है, ऐसे माइनस, ठीक। अगर वाली वाली छोटे हो तो माइनस में रिजल्ट आएगा, सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस यू बी सब्सट्रैक्शन, एंड देन यहाँ पे एस यू बी, ठीक, सब्सट्रैक्शन। क्योंकि हम सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते, तो हम एक दूसरी नेम से वेरिएबल बनाएंगे,
तो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट हमारा क्या आएगा? -3। क्योंकि 5 में से अगर आप लोग क्या करो, 8 माइनस करो, तो क्या होगा आपका? -3 ही आएगा, क्योंकि अगर पहली वैल्यू अगर छोटी है तो आपकी माइनस। ठीक, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसको क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल आपका कर सके रूल है। ठीक है, उसके ऊपर अगर ये आपका 10 में से 8 माइनस करें तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, सब्सट्रैक्शन के बाद अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर मल्टी, ठीक, इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हम रन करें या रन करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 80 आएगा रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं इसमें बी हटा करके मैंने लिख दिया 6.5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? किस तरह का रिजल्ट आएगा? अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, फ्लोट लिख देता हूँ, समझ। तो फ्लोट में क्या होगा? अगर ये इंटीजर है और मैं इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? तो इंटीजर में फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? इंटीजर ही आ रहा है, देखिए फिर भी। ठीक, फिर भी इंटीजर ही आ रहा है वो। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये भी क्या होना चाहिए आपका? 5.0 होना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या फ्रैक्शन होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आपका फ्रैक्शन में आएगा। ठीक, तो अगर एक इंटीजर सी प्लस प्लस में अगर एक इंटीजर होता है तो वो इंटीजर में ही वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे केवल 5 लिखूं तो क्या है, देखो, चार। लेकिन वो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट वो फ्रैक्शन ही डिफाइन करता है अगर आप डिफाइन। लेकिन अगर इंटीजर कंटेनर यूज करता तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कि ये 5 क्या है, अब इंटीजर है और ये डिफाइन कर, लेकिन इंटीजर कंटेनर का यूज करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक? या वेरिएबल का यूज करो, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को अपने आप। तो ये डिपेंड करता है, ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं कुछ, जो हम कैलकुलेशन करते टाइम कैसा रिजल्ट आना चाहिए, किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए, इंटीजर पे, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उस तरह का डेटा टाइप रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मुझे डिवाइड करना है ए और बी को। तो मैंने लिखा यहाँ पे ए डिवाइड बी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवीजन। ठीक है, डिवीजन लिख दिया। अब यहाँ पे डिवीजन रिजल्ट हम लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिव। कर, तो डिवीजन रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 1 आ रहा, पॉइंट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे अब यहाँ पे मैं लिखूं वही सेम वैल्यू जो वहां पे दिया गया है, 10 एंड डिवाइड 8। तो जो वेरिएबल के थ्रू दिया वो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो क्या फ्रैक्शन में आएगा वो? नहीं आ रहा फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे 0.0, देन यहाँ पे भी 0.0 हमने लिख दिया। ठीक, अब चेक करते हैं फ्रैक्शन में आ रहा है। आ गया फ्रैक्शन। ठीक, तो बस आपको 0.0 लगाना है, जिसमें वो अगर फ्रैक्शन होगा तभी फ्रैक्शन डिफाइन आपको कैलकुलेट करके। ठीक, दिक्कत हो। तो अगर ये 0.0 नहीं है, मतलब ये नहीं लगाया आपने, तब क्या वो फ्रैक्शन वैल्यू आपको देगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होना चाहिए फ्रैक्शन। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ए एंड डिवाइड 8.0, तब क्या मिलेगा? अगर वेरिएबल की जगह वैल्यू की जगह वेरिएबल है, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है। लेकिन डिवाइड करने पे ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, ए लिख दूं, ए से अगर 65 को मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करता है? 65। तो क्या फ्रैक्शन वैल्यू थी, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने का वो क्या होगा, 65 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक और मैं वैल्यू डाल देता हूँ। तो भले ही आपका क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, लेकिन जिससे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ही रिटर्न करता है। ठीक? तो उसका टाइप फ्रैक्शन होना चाहिए, जो जिससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तभी फ्रैक्शन होगा। अगर वो इंटीजर है तो क्या होगा,
अगर पहला इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर हो गया तो फ्रैक्शन आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम ध्यान देते हैं। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब लास्ट आपका ऑपरेटर बचता है रिमाइंडर निकालने का। ठीक, तो इसमें एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉडुलस और बी लिख दिया मैंने। तो डीप मॉडुलस बी लिख दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब डीप नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडुलर। मॉडुलस और रिमाइंडर। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर यहाँ पे चलो। तो 10 से अगर 10 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। ठीक, तो ऐसे अगर पहली वैल्यू बड़ी है, जैसे मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकालूं किसी दूसरे वेरिएबल का, यहाँ पे लिखूं 5 को मॉडुलस करूं किससे, 8 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा बताओ, कैसे 0 है। यहाँ पे 5 मॉडुलस 8 करूँ तो 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, जो बचा क्या है आपका, क्या है, वो पूरा का पूरा रिमाइंडर ही बचा। ठीक, तो 8 से जब डिवाइड ही नहीं कर पाएगा तो ये 5 पूरा का पूरा रिमाइंडर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मोस्टली क्या होता है, नहीं डेसिमल। हाँ, अब देखो डेसिमल्स की बात कर रहे हो आप, कि अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो डेसिमल में तब होता है जब हम डेसिमल से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना और रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का मतलब कि अगर मैं किसी चीज को अगर मैं चाहता हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 8 डिवाइड होगा नहीं होगा। अब मैं कहूँ कि 5 को 2 से डिवाइड करूँ, और रिमाइंडर का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में मैं डिवाइड करूं, तो मतलब कि जो दो है मतलब दो दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो दो डिवाइड किया तो दो बार में डिवाइड हुआ वो। ठीक है, और बचा जो वो रिमाइंडर का लाएगा। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू दूं, फ्रैक्शन का मतलब मैंने कहा कि मैं इसको 0.20 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये देखिए क्या हो रहा है, Electron must have the integer and underscore enum time। तो ये 0 पॉइंट डबल वैल्यू है। ठीक, तो ये डबल वैल्यू को मैं ऐसे डिफाइन करूं, या 1 पॉइंट, ये नहीं कर सकते आप इसके अंदर। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू से ही क्या कर सकते हैं, मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर मस्ट हैव इंटीग्रल, क्योंकि जावा में आपका फ्रैक्शन वैल्यू को भी आप एज ए मॉडुलस यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्लियर। तो ये क्या करता है कि आपका आ, तीन कितनी बार आ सकता है 5 में, तो एक बार आया और उसके बाद दो बच गया हमारा, मतलब कि तीन तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तीन तीन। जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, जिसमें 8 कॉइन्स का डिफाइन करना है, तो हो ही नहीं पाएगा, 5 बच गया मेरा। ठीक, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा कि मेरे पास 5 कॉइन्स है, जिसमें थ्री थ्री कॉइन्स के वो बनाने हैं, सेट बनाने हैं, तो एक सेट बनेगा और बचा दो। ठीक, तो जो दो बचा वो आपका रिमाइंडर। ठीक, तो ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें कितने आप क्या होते हैं, प्लस, इसको बोलते हैं, इसको इस सिंबल को प्लस बोलते हैं, इसका वर्क क्या होता है, एडिशन होता है। देन इसको माइनस बोलते हैं, इसका वर्क क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करता है। ये डिवीजन होता है जिसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। ठीक है, और ये मॉडुलस होता है, सॉरी, मॉडुलस हमको ऐसे लिखा जाता है, एलएस, मॉडुलस, मॉडुलस। ठीक, तो मॉडुलस जिसको हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये उसका क्या है, उसका ऑपरेशन करता है, ये उसका सिंबल्स का नाम है। ठीक, तो फॉरवर्ड स्लैश हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक।
नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर एग्जाम्पल टू और सी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, ठीक। तो ये मैंने केवल डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर किया वेरिएबल ये नेम से वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अब इसमें कोई वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो उसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेटर चाहिए, इक्वल। तो अगर मैं इसके अंदर 8 डिफाइन कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, इसका मतलब मैंने असाइन किया वैल्यू। तो ये क्या होता है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो कभी भी वो राइट वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, असाइन करता है, ठीक है। तो जो असाइनमेंट वैल्यू होती है वो हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है, और जिसके अंदर असाइन करना वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर। तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हम किसी कंटेनर के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये ऐसा सही है। एट एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लिटरल है, जो किसी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल कौन है, ए है, जो होल्ड करेगा। तो एक्चुअल में क्या है, ये तरीका होता है साइन करने का। तो अगर मैंने 8 असाइन किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं प्रिंट करूँ क्या मिलेगी मेरे को, ए के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी, 8 मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने उसकी वैल्यू चेंज दूसरी असाइन की तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी इक्वल, सॉरी ए इक्वल 18 लिख दिया। फिर मैं सी आउट करूँ ए, एंड देन और मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है। तो रिप्लेस कर रहा है वैल्यू, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना, अगर 18 है तो उसमें 5 और ऐड करना है मुझे, ठीक। तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो आप, हाँ, कैसे, ए इक्वल ए प्लस 5, 5 और ऐड करनी है, ठीक। क्लियर। तो इससे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 23 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे 10 और ऐड करना है, कितना हो गया उसकी वैल्यू, 23 हो गई। लेकिन मुझे अगर 10 और ऐड करना है और तरीका दूसरा आप करना यूज करना है, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ए प्लस इक्वल 10, ठीक है। ये प्लस इक्वल 10। अब मैं लिखूंगा, अब इसको प्रिंट करूंगा तो अब मुझे 33 आउटपुट मिलेगा। प्लस इक्वल क्या होता है, एक अरिथमेटिक असाइनमेंट होता है जिसमें प्लस इक्वल से पहले लिखना लिखना होता है, जिससे ये आपका डिफाइन हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि ए में पहले 10 को ऐड कर रहे हैं, और जो 10 जो वैल्यू रिजल्ट आई उसको फिर असाइन कर रहे हैं। तो पहले ऐड करेंगे देन असाइन करेंगे, तो पहले ऐड देन असाइनमेंट। तो जो एडिशन से जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके अंदर असाइन होगा, ए के अंदर ही। तो आप या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों ही सेम आपके सिचुएशन हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल ए प्लस, ठीक है। और या आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, दोनों से एक ही कहा, ठीक। चलिए। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्लस इक्वल होता है, फिर मल्टीप्लाई इक्वल होता है। तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल कर सकते हैं 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ पे क्या 10 हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमको क्या मिलेगा, 66 मिलेगा। हम्म। देख, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट
डिवाइड, सॉरी, माइनस। तो माइनस मैंने किया 20, माइनस इक्वल 20, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ क्या, सी आउट, इंड। ठीक, अब रन करो आप। तो 26 में 46 हो गया यहाँ पर। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ए डिवाइड इक्वल, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, डिवाइड इक्वल 3, ठीक। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि हमने 3 दिया हुआ है ना, 3.0 लिखो, समझ गए। अगर 3.0 लिख रहे हो तब फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का आपका रिजल्ट आएगा आपका क्या, लेकिन हाँ, तो आपका जो रिजल्ट है जिसमें स्टोर हो रहा है वो भी तो इंटीजर ही है। हाँ, तो इंटीजर में जब स्टोर होगा वो आ तो रहा था आपका क्या, 40, हाँ पॉइंट में आ रहा है, लेकिन वो एक तरह से क्या हो रहा है आपका, वो फ्रैक्शन वैल्यू हटा देता है, ठीक। तो अगर आप डायरेक्टली इसको 3.0 करोगे तब जाके क्या होगा, जब उसके अंदर स्टोर हो रहा है तो वो चीज हट जा रही है, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तब आपको क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, समझ गए। और जब उसके अंदर स्टोर हो रहा है वो, तो वो किस तरह का कंटेनर है हमारा, इंटीजर कंटेनर है, और फ्रैक्शन वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक। तो अगर इससे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि इंटीजर में ही जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। देन नहीं हो गया डिवाइडेड। उसके बाद आप मॉडुलस इक्वल भी कर सकते हो, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर को ही स्टोर कर देता है, तो यहाँ पे मॉडुलस लिखोगे आप। तो मॉडुलस अगर मैंने लिख दिया 5, तो क्या होगा आपका रिजल्ट, तो यहाँ पे जो आप प्रिंट कर रहे हो 1 बाय 1, तो यहाँ पे आप लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल 8 मैंने डाला, ठीक। ऐसे एक एक ऑपरेशन यहाँ पे आप अप्लाई करो। यहाँ पे मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ कि हमने क्या डिफाइन किया। तो यहाँ पे फिर मैंने 18 कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस इक्वल 5 किया, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, प्लस इक्वल 10 किया, प्लस इक्वल 10 कर लिया, सॉरी, प्लस इक्वल 10, ठीक। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल 2, ठीक। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ डिफाइन करें माइनस इक्वल 20, जिससे हमको ये पता चल जाए कि कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड इक्वल 3, एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉडुलस, ठीक। अब यहाँ पे हम, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हमने एक 8 असाइन किया तो 8 वैल्यू, 18 किया तो 18 हो गया वैल्यू, ए प्लस इक्वल 5 किया तो क्या पहले क्या था, 18 था, तो प्लस 5 करेंगे तो 23 होगा, प्लस 10 करेंगे 33, मल्टीप्लाई इक्वल 12 किया तो 66, माइनस इक्वल 20 किया तो 46, डिवाइड 3 किया तो क्या होगा 15 आ गया, और डिवाइड 5 करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो रिमाइंडर आ गया 15 में से, क्योंकि 15 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा उसको, जीरो रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा रहा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ये सब हम यूज करते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस।
जो रिमाइंडर कैलकुलेट करें। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन क्या करता है? कंपैरिजन एक तरह से टेस्टिंग करता है दो वैल्यूज को बीच में, ठीक। तो वो टेस्टिंग कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे आते हैं, फाइल एक बनाते हैं, ऑपरेटर एग्जाम्पल 2.3.cpp। तो कंपैरिजन क्या होता है कि जब हम दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रखा ए इक्वल, जैसे कि डायरेक्टली हम कर सकते हैं, एक वेरिएबल को भी कंपेयर कर सकते हैं और इन उस वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल 5 एंड देन बी इक्वल 4, ठीक। ये डिफाइन कर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। तो हम रिजल्ट को हम सी, जो इस तरह का जो रिजल्ट मिलता है वो किस टाइप का मिलता है? जब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए इक्वल इक्वल बी, तो मुझे किस तरह का रिजल्ट मिलेगा? एंड अब देखो क्या है, ये आपका अगर डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिक्कत ये हो जाती है कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते, किसी कंपैरिजन को ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसको हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। एरर आ रहा था, हट गया, ठीक। तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, कभी कभी वो क्या होता है क्योंकि ऑपरेटर्स आपका कोलिजन करता है। अब देखो मैच हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, फॉल्स किसको डिनोट करता है? जीरो को। तो हम ये कर सकते हैं ट्रू किसको डिनोट करता है? वन को। एंड फॉल्स किसको डिनोट करता है? जीरो को, ठीक। इन सी प्लस प्लस, देन तो ये डिफाइन कर लिया हमने कि ये आपका मैच नहीं करता, ठीक। देन अब इस तरह के रिजल्ट को हम किसमें स्टोर कर सकते हैं? किस तरह के वेरिएबल में? बुलियन में, ठीक। अब वो इंटीजर वैल्यू भी आ रहा है तो इंट में भी स्टोर कर सकते हो आप, ठीक। तो बुलियन मोस्टली क्या होता है कि आपका बुलियन ही वैल्यू होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी इक्वल ए इक्वल इक्वल बी, ठीक। तो हम इसमें कह सकें जब हम सी को प्रिंट करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? डायरेक्टली हम सी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में देंगे तो ज्यादा सी रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर अंतर, तो क्या तब भी जीरो ही आ रहा है। तो ये क्या होता है? सी एक तरह से बुलियन वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जब हम बुलियन वैल्यू को करते हैं तो ऐसे, क्या हम इंटीजर में ऐसे स्टोर कर सकते हैं क्या इसको? तो चेक करते हैं, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही दे रहा है तो क्या यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जीरो और वन तो इंटीजर ही है, एक नंबर है। तो हम, लेकिन इसको हम क्या है मोस्टली क्या रिकमेंड किया जाता है कि बुलियन में स्टोर करो आप, क्योंकि बुलियन टाइप है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इस तरीके से हम बुलियन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टली प्री प्रिंट करते हैं, ठीक। अब आती है नेक्स्ट कि ये इक्वल इक्वल जो सिंबल है वो क्या चेक करता है? इक्वालिटी चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है दो वैल्यूज की इक्वल है या नहीं। तो ये क्या रिटर्न कर देगा हमारा? जीरो। जीरो मीन्स फॉल्स, मेरा आउटपुट देगा इक्वालिटी जीरो मीन्स फॉल्स, क्योंकि 5 और 4 क्या इक्वल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे कंपैरिजन करना है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इक्वल ना हो, ठीक। तो यहाँ पे नॉट इक्वल सिंबल ऐसे लगाया जाता है, और जब नॉट इक्वल सिंबल लगाओगे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है? वन, ठीक है। तो अब नॉट इक्वल का मतलब, हाँ इक्वल तो नहीं है, ये आपका कंडीशन सही हो गया कि ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो नॉट इक्वल तो क्या वन मीन्स ट्रू, यहाँ पे आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं कि मैंने कहा कि 5 ग्रेटर देन है, बी है,
तो अब चेक कर लेते हैं ग्रेटर देन बी है या नहीं। रख लेते हैं ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी। क्लियर। देन फिर नेक्स्ट कि मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो, तब भी ट्रू होगा। इसका मतलब या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो, तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ग्रेटर देन मैच कर गया, इक्वल तो है नहीं लेकिन ग्रेटर देन है तो वो ट्रू करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्लियर। देन अब नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका कंपैरिजन ऑपरेटर लेस, लेस कि ए लेस देन बी, तो क्या होगा आपका फॉल्स आएगा। ठीक, तो फॉल्स आएगा आपका, जीरो है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन और ये छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक। देन फिर आते हैं नेक्स्ट कि अगर मैं कहूँ लेस देन और इक्वल टू बी, तब भी क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा, ना ही लेस देन ना ही इक्वल है। ठीक है। क्लियर। तब भी आपका फॉल्स ही आएगा। तो लास्ट दो स्टेटमेंट क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। देखिए जीरो आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेस देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। तो ये मोस्टली हम ऐसे कंडीशंस चेक करते हैं। इक्वल की हम दो वैल्यूज को कंपैरिजन चेक करते हैं, तो इसका जो कंपैरिजन रिजल्ट आता है वन और जीरो में आता है, जिसको ट्रू को वन और फॉल्स को हम जीरो को। ठीक है, जीरो मतलब आउटपुट में आता है, भले ही इसको आउटपुट में आ रहा है लेकिन उसको ट्रू और फॉल्स ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो मोस्टली दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, या कभी कभी क्या होता है एक वेरिएबल को और वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या लेस देन इक्वल 10 है, ए क्या लेस देन इक्वल 10 है, तो हम एक वेरिएबल और वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा वेरिएबल है और जो वैल्यू है एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल यू, तब भी होगा। जैसे मैं यहाँ करूँ यहाँ पे 10 लेस देन और इक्वल टू ए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक। जैसे ये कर दिया तो ये क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, इक्वल लेस देन है, लेस देन है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और आपका वो 5 क्या है, 10 से छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं कहूँ कि वही चीज मैं 10 आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 कि 10 फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू, या मैं फिर लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक। हाँ फॉल्स आएगा, तब क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। मतलब कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल और इंटीजर वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, या दोनों वैल्यू हो सकते हैं या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, वेरिएबल या वैल्यू हो सकती है कंपैरिजन के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वेरिएबल को ही कंपेयर करें, हम वेरिएबल वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू को वैल्यू के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं।